गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू माय स्टूडेंट्स एंड यू आर वेलकम ऑन माय चैनल फरहत इंग्लिश यूटोपिया। और जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर आपको प्रिपरेशन कराई जा रही है लिटरेचर, जो कि इंग्लिश का लिटरेचर है। इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस चैनल पर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ अपने इस चैनल पर, तो लिहाजा आप इस चैनल पर बने रहिए, बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अब यूजीसी एनटीए नेट का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा दूर हमसे नहीं है। 20 नवंबर के बाद ये एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और हमारा जो इंग्लिश का पेपर है वो भी एकदम हमारे नियर अबाउट है, बहुत ज़्यादा पास आ चुका है। तो बेहतर होगा कि हम अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। चलिए इसी सीरीज़ को मैं आज आपके साथ आगे बढ़ाते हुए अब मैं लेती हूँ अपना फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन, और आप भी मेरे साथ अटैम्प्ट करने की कोशिश करिए। फर्स्ट एक क्वेश्चन है आपका, मैच द राइटर विद द वर्क। आपको राइटर के साथ उसके वर्क का मैच करना है। जॉर्ज पेंटनहम रिलेटेड टू द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोएट्री। Thomas Sprat related to the history of the Royal Society, and Louis Bellil related to the practice of piety, and D. Thomas Hobbes relates to the Leviathan। हम राइट ऑप्शन पर ही डिस्कशन करेंगे, रॉन्ग ऑप्शन पर नहीं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर राइट ऑप्शन पर डिस्कशन होता है तो ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो राइट ही कलेक्ट होती हैं और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से हम लोग बच जाते हैं। तो बेहतर होगा कि आप राइट ऑप्शन पर ही ध्यान दें। बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, ए थर्ड, बी फोर्थ, सी सेकंड, डी फर्स्ट। और अगर हम इसका राइट मैच देखें तो देखिए इस तरह से भी आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिया गया है। जॉर्ज पेटनहम द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोएट्री, थॉमस स्प्रेड द हिस्ट्री ऑफ द रॉयल सोसाइटी, लुइस बेलिल द प्रैक्टिस ऑफ पिटी, एंड थॉमस हॉब्स लेविथन। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। Next question is the two question. First, Alan Sellis, the Trotter-Nama traces the history of the Anglo-Indian community in a chronicle of 7 generations of the Trotter family, told by the 7th Trotter. This narrator is, मतलब वो कौन सा नरेटर है जिसमें ट्रॉटर नामा की बात हुई है, पूछा आपसे ये जा रहा है। तो उस नरेटर का नाम है, ए ऑप्शन इज़ द राइट, ए फॉर्जर ऑफ इंडियन मिनिएचर्स। फॉर्जर ऑफ इंडियन मिनिएचर्स, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Irvin Allen Silly first novel, The Trotter-Nama, was published in 1988 and tells the story of 7 generations of an Anglo-Indian family, Trotter family. Trotter-Nama is the narrative of a great house built on fortunes made from indigo and mines, gradually declining into poverty. 7th Trotter was a longer of Indian miniatures. Is that clear? इरविन एलन सिलीज अवार्ड, साहित्य अकेडमिक अवार्ड 1991 एंड पद्मश्री अवार्ड 2012 में इनको मिला है। इरविन एलन सिली को इनका फर्स्ट नॉवेल था द ट्रॉटर नामा, जो पब्लिश्ड हुआ 1988 में, जिसमें इन्होंने एक 7 जनरेशन की एंग्लो इंडियन फैमिली की स्टोरी को बताया था और जिसका नाम, उस फैमिली का नाम था ट्रॉटर फैमिली। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रॉटर नामा क्या थी और उसे कब पब्लिश किया गया, इसके राइटर कौन है, इरविन एलन सेली। इस तरह से करके आप इसको लर्न रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रियलिटी इज़ दैट नथिंग हैपन्स हाउ मैनी ऑफ द इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री हैव अकर्ड। आस्क योरसेल्व्स फॉर दिस एंड फॉर दैट रीज़न, बट फॉर नो अदर रीज़न फंडामेंटली देन द डिज़ायर टू मेक थिंग्स हैपन। I present to you history, the fabrication, the diversion, the reality, obscuring drama, which postmodern novel thus subverts the truth claims of traditional historiography। आपसे पूछा जा रहा है पोस्ट मॉडर्न नॉवल के बारे में और इस प्रकार के हिस्टोग्राफिकल ट्रेडिशनल के बारे में जो कि वास्तविकता का दावा करते हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं कि ये क्या है। इसका आंसर, इट इज़ आंसर द डी ऑप्शन इज़ द राइट, ग्राहम स्वीट्स वाटरलैंड। ग्राहम स्वीट्स वाटरलैंड की अगर हम बात करें तो इसका एक्सप्लेनेशन अब हमको थोड़ा डीपली जाकर स्टडी करनी पड़ेगी, तभी हम समझ पाएंगे। देखिए, ग्राहम स्वीट्स वाटरलैंड 1983 novel is considered the author's premier novel. The title of the novel refers to its setting in the Fens in East Anglia.
Waterland is concerned with the nature and importance of history as the primary source of new historicism. It also falls under the category of postmodern literature, such as a fragmented narrative style in chronological order. The plot of the novel basically revolves around loosely interwoven themes and narrative, including brothers' jealousy for plotter narrator's wife, resulting murder, abortion, the girl, her subsequent inability to conceive, resulting in depression and kidnap of a baby. In 1992, the book was made into a film. मतलब कहने का ये है कि जो ग्राहम स्विट्स की हमारे पास जो स्टोरी थी वाटरलैंड 1983, ये नावल में है और इसके ऑथर हमारे अगर बात की जाए तो ऑथर्स प्रीमियर नावल, ये ऑथर्स प्रीमियर नावल है और इसके टाइटल को रेफ़र किया गया था इन द फैंस इन ईस्ट एंजेलिया के नाम से, और इस नाम की मूवी भी बनी है। देखिए नीचे दिया हुआ है 1992 द बुक वॉज मेड इनटू ए फिल्म। इस बुक के ऊपर फिल्म को भी बनाया गया। तो ग्राहम स्विट्स नोटेबल वर्क्स, इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। ग्राहम स्विट्स नोटेबल वर्क्स इज़ द फर्स्ट शटलकॉक 1981 में पब्लिश्ड हुआ। नंबर सेकंड वाटरलैंड 1983 पब्लिश्ड ऑन। थर्ड लास्ट ऑर्डर्स 1996 पब्लिश्ड ऑन। ग्राहम स्विट्स नोटेबल अवार्ड्स मेमोरियल प्राइज़ 1983, बुकर प्राइज़ 1996, जेम्स कैट ब्लैक मेमोरियल प्राइज़ 1996। इज दैट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The n ending to denote the plural nouns as in oxen, children, brethren has survived from the, पूछा जा रहा है अगर एंडिंग में en प्लूरल नाउन्स में आ जाए तो अब आप जैसे कि ऑक्जन है, चिल्ड्रन है, ब्रदर्न है सर्वाइव फ्रॉम द, तो बताइए किससे लिया गया है, मतलब ये कहाँ से आया कि इस तरह से हमको प्लूरल बनाना है किसी वर्ड का जिसमें कि en लगा करके हम एंडिंग में उसे जो है बनाते हैं इस तरह के प्लूरल। तो ये आपसे पूछा गया था। इसका आंसर डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। ओल्ड इंग्लिश प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग प्लूरल नाउन्स, जो ओल्ड इंग्लिश प्रैक्टिस थी उसके द्वारा इस तरह के नाउन्स को बनाने का चलन स्टार्टिंग हुआ था। अब यहाँ से देखते हैं हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए ये है इस तरह, मोस्ट सिंगुलर नाउन्स फ्रॉम द प्लूरल बाय एडिंग एस। ये तो हमें सभी को पता है कि सिंगुलर नाउन्स का अगर प्लूरल बनाना हो तो ज़्यादातर वर्ड्स के बाद हम एस लगा देते हैं। एग्जाम्पल बॉट, बॉट्स, हाउस, हाउसेज। इज दैट क्लियर? ए सिंगुलर नाउन एंडिंग इन एक्स, एस, एक्स, जेड, सी, एच, एस, एच मेक्स द प्लूरल बाय एंडिंग ई एस। और अगर किसी सिंगुलर नाउन के एंडिंग में एस, एक्स, जेड, सी, एच, एस, एच आता है तब हम उसका प्लूरल बनाते समय ई एस लगा देते हैं। जैसे बस का बसेज, विश का विशेज, पिच का पिचेज, बॉक्स का बॉक्सेज। ए सिंगुलर नाउन एंडिंग टू ए कॉन्सोनेंट वाई देन वाई मेक्स द प्लूरल बाय ड्रॉपिंग द वाई एंड एडिंग आई ई एस। अगर किसी सिंगुलर नाउन के एंडिंग में कॉन्सोनेंट वाई आता है तब हम उसको प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटाकर आई ई एस का यूज़ कर देते हैं। जैसे कि बेबी, बेबीज, डायरी, डायरीज, सिटी, सिटीज़। ऑल द अबव रूल्स आर ओल्ड इंग्लिश प्रैक्टिसेस ऑफ मेकिंग प्लूरल नाउन्स। ये सभी रूल्स जो लिए गए हैं वो ओल्ड इंग्लिश प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग प्लूरल नाउन से लिए गए हैं। इसी तरह से अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो जैसे कि लास्ट में हमारे ई एन आता है प्लूरल नाउन बनाते समय, तो इसमें भी यही दिया गया है कि ये भी ओल्ड इंग्लिश प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग प्लूरल नाउन से लिया गया है, जिसमें कि हम लास्ट में ई एन लगा देते हैं। अगर वर्ड्स के अंत में एक्स, आर, देखिए ब्रेथन में आर आ रहा है, चिल्ड्रन में भी आर आ रहा है, अगर ये वर्ड आते हैं तो हम क्या करते हैं कि ई एन लगा के अपना प्लूरल बना लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, next question is the 5 question. What type of writing did Walter Pater define as the special and opportune art of the modern world? पूछा जा रहा है आपसे किस तरह की राइटिंग, मतलब what type of writing Walter Pater define, Walter Pater ने किस तरह की राइटिंग को डिफाइन किया था? The special and opportune art of the modern world, non fiction prose। तो C ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, नॉन फिक्शन प्रोज। एक्सप्लेनेशन हम इसका देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Walter Horatio Pater 1839 to 1894 begot on Christianity, basically popular in works on Renaissance subjects in visited Florence, Pisa and Raven. Mainly Pater was a fictional writer।
Is that clear? English essayist, literary and art critic and one of the great stylists. Walter Pater defines non-fictional prose as the special and opportune art of the modern world. तो वाटर पेटर ने क्या डिफाइन किया था? नॉन फिक्शनल प्रोज को किया था, जिसे हम जानते हैं द स्पेशल और opportune आर्ट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड के नाम से. बेसिकली लिटरेरी वर्क्स इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स इवन दो इट में कंटेन फिक्शनल एलिमेंट्स. ओके, हिज नॉन फिक्शनल वर्क्स, उनका नॉन फिक्शनल वर्क्स क्या था, अब हम ये देख लेते हैं. द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे 1890 में ये वर्क आया, इनका पब्लिश्ड हुआ. सेकेंड वर्क इज़ द एज ऑफ इनोसेंस एडिथ वार्टन्स 1920 में आया, प्रेज्ड एज ए वंडरफुल न्यू वॉल्यूम. थर्ड वर्क जो आता है इनका थर्ड वर्क द रेनेशा 1873 में आया. एंड द फोर मेरियस द एपिकोरियन 1885 में आता है. इस तरह से ये वर्क है इनका. ओके, ये किसका वर्क है? वॉल्टर होरेशियो पेटर का वर्क है. ये पूरा का पूरा जो नीचे दिया गया है नॉन फिक्शनल वर्क पर इन्होंने काम किया था. बस आप इतना ही याद रख लेंगे तो भी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा. ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू ऑफ द वे ऑफ द वर्ड. वो कौन सा स्टेटमेंट है जो कि एकदम सही है, वो कौन सा सही स्टेटमेंट है ये पूछा गया ऑफ द वे ऑफ द वर्ड के बारे में. ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन. द वे ऑफ द वर्ड फेल्ड ऑन स्टेज, द वे ऑफ द वर्ड फेल्ड ऑन द स्टेज स्टेटमेंट इज़ द ट्रू. अब इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें, विलियम कॉनग्रीव 1670-1729 was English playwright, written numerous plays, but vital impression of the way of the word was and regarded as one of the best restoration comedy. Is that clear? Best restoration comedy है ये The Way of the Word. Nowadays it occasionally performed initially, however the play struck many audience member as continuing the immorality of the previous decades. Is that clear? Its setting was London, date premiered 17,000 and published in 1702. Restoration comedy feature can be seen easily on the opposition of the witty, courtly rake and the dull-witted man of business or the country bumpkin. But the play The Way of the Word, like another plays of restoration, did not found glory on the stage but failed on stage, which attacks on aristocratic privilege. Okay? ये एक्सप्लेनेशन हमारा हाँ हो चुका है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द अल्टरनेटिव टाइटल थिंग्स एज दे आर. ठीक है, इसका दूसरा टाइटल क्या है थिंक एज दे आर का? तो ये है सी, विलियम गॉडविन्स कैल्ब विलियम्स. विलियम गॉडविन्स कैल्ब विलियम्स का एक्सप्लेनेशन देखेंगे. विलियम गॉडविन्स 1756 to 1836 द एडवेंचर्स ऑफ कॉल्ड विलियम्स इज नॉन अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ द थिंक एज दे आर. ठीक है, इसका दूसरा टाइटल क्या कहलाया आपके? विलियम गॉडविन्स कैल्ब विलियम्स का अगर हम इसको जानते हैं अच्छे से और इसका दूसरा टाइटल जानते हैं तो आप आराम से इसके राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं. टाइटल ऑफ थिंक एज दे आर, गॉडविन रॉट दैट ही सा एज ए टायरेनिकल गवर्नमेंट के बारे में बात हुई है इसमें. नेक्स्ट देखते हैं, विलियम्स गॉडविन वॉज एंड जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल फिलोसफर एंड नॉवलिस्ट एज वेल एज वन ऑफ द फर्स्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ यूटिलारियनिज्म एंड द फर्स्ट मॉडर्न प्रोपोनेंट ऑफ एनार्किज्म. ठीक है, एक्सपोनेंट्स ऑफ यूटिलारियनिज्म एंड द फर्स्ट मॉडर्न प्रोपोनेंट ऑफ एनार्किज्म. लिटरेरी वर्क्स इनका क्या था? एन इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस, अ टेक ऑन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, थिंग्स एज दे आर 1794. ये इनका वर्क था. इसको इस टाइटल के नाम से भी जाना जाता है. ये आपको यहाँ पर देखना है कि इसका अल्टरनेटिव टाइटल क्या था. विलियम गॉडविन्स कैल्ब विलियम्स. Next question is in Marlowe's Dr. Faustus, what books does World's Council Faustus to study in preparation for conjuring up spirits? ठीक है, आपके राइट ऑप्शन की अगर बात की जाए तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट ऑप्शन इज द वर्क्स ऑफ बेकन एंड एबेनस. सेकंड ऑप्शन द हिब्रू साल्टर एंड न्यू टेस्टामेंट. ये आपको पूछा जा रहा था
मार्लोस में डॉक्टर फॉस्टस, मार्लोस की जो डॉक्टर फॉस्टस है उसमें जो बुक है वो बेड्स काउंसिल फॉस्टस टू स्टडी इन प्रिपरेशन फॉर कंजरिंग ऑफ स्पिरिट्स के बारे में है। तो द वर्क ऑफ बेकन एंड एबेनस, द हिब्रू साल्टर्स एंड न्यू टेस्टामेंट। फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। थोड़ा सा हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस, ये तो हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर फॉस्टस जो है वो क्या है, वो लाइफ एंड डेथ के बीच की एक ट्रेजिकल हिस्ट्री है। कॉमनली नॉन एज डॉक्टर फॉस्टस इज़ एन एलिजाबेथन ट्रेजेडी बाय क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया एलिजाबेथन ट्रेजेडी में से ये एक ट्रेजेडी है डॉक्टर फॉस्टस, बेस्ड ऑन जर्मन स्टोरीज अबाउट द टाइटल कैरेक्टर फॉस्ट। For the preparation of conjuring up spirits, Faustus studied the works of Bacon and Abenus as well as the Hebrew Psalter and New Testament. फ्रांसिस बेकन ए फेमस एस्टेट। अब यहाँ पर बात आ रही है कि फ्रांसिस बेकन को जो डॉक्टर फॉस्टस ने अपनी स्टोरी में दिखाया है, क्रिस्टोफर मार्लो ने जो डॉक्टर फॉस्टस लिखी, फिर डॉक्टर फॉस्टस ने जो अपने वर्क में बेकन और अबेनस की बात कही, जिसका मतलब वो उसको बहुत अच्छे से फॉलो करता था, हिब्रू और साल्टर न्यू टेस्टामेंट को। तो फ्रांसिस बेकन कौन है? फ्रांसिस बेकन है फेमस एसेस्ट एंड नॉन एज द फादर ऑफ एस्से। जाहिर सी बात है, फ्रांसिस बेकन का नाम कौन है जो नहीं जानता, तो वो फेमस एसेस्ट है और उन्हें फादर ऑफ एस्से के नाम से भी जाना जाता है। एबेनस पेट्रो डी एबेनो कौन है? एन इटालियन फिलोसफर, एस्ट्रोलॉजर एंड फिजिशियन, वो एबेनस हैं। द हिब्रू साल्टर, द फर्स्ट बुक of the Ketuvim, the third section of the Hebrew Bible and considered as Old Testament। हिब्रू बात हो रही है हिब्रू बाइबल की, जिसे इसी तरह माना जाता है जैसे कि ऑल्ड टेस्टामेंट। द न्यू टेस्टामेंट, द सेकेंड बुक ऑफ द क्रिश्चियन बिब्लिकल कैनॉन, इट डिस्कसेस द टीचिंग एंड पर्सन जीसस। और इसमें सेकंड हमारी कौन है? द न्यू टेस्टामेंट है, ये सेकंड बुक है क्रिश्चियंस बिब्लिकल की, और इसके बाद इसमें डिस्कशन किया जाता है हमारे जो ईसा मसीह थे उनका और उनके बताए गए उपदेशों का, जो उन्होंने सिखाया दुनिया को, उसके बारे में इसमें डिस्कशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज कोटेड एज द एपिग्राफ टू ए रेजिन इन द सन बाय लॉरियन हैंसबरी? डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हार्लेम ए ड्रीम डिफर्ड। हार्लेम ए ड्रीम डिफर्ड पूछा गया था, ये कोटेशन किस पोएम से ली गई है? ये एपिग्राफ है, तो बताइए कहाँ से लिया गया? तो वो पोएम है हार्लेम ए ड्रीम डिफर्ड, रेजिन इन द सन बाय लॉरियन हैंसबरी। एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। An epigraph is an effective literary tool that some writers utilize to focus the reader towards the theme, purpose or concerns behind the work. The epigraph to a Raisin in the Sun is Kingston Hughes' poem Montage of a Dream Deferred, which was written as a critique of Harlem life. The 11 lines are a hypothesis about the ramification of white society's actions to withhold equal opportunity from black citizens. Hughes, अब देखिए इसमें Hughes' main point is that there could be serious consequences when pupils' frustrations accumulate to a point where they must either surrender to their dreams or allow circumstances to snuff out their aspirations। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें इस क्वेश्चन की, तो पूछा जा रहा था आपसे बताइए ये कौन सी पोएम है जिसमें से ये कोटेशन दी गई, और वो एक एपिग्राफ है। हार्लेम की वो पोएम थी, एपिग्राफ है ए ड्रीम डिफर्ड। हार्लेम के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो ये एक्सप्लेनेशन इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। मतलब ये एक एपिग्राफ है जो एक अपना प्रभावशाली प्रभाव रखता है लिटरेरी वर्क में, और कुछ राइटर इसको यूटिलाइज़ करते हैं जब उन्हें रीडर को फोकस कराना होता है अपनी तरफ, और उनका इस वर्क के पीछे जो पर्पज़ होता है, उसकी थीम का यही पर्पज़ होता है कि रीडर उनकी थीम की तरफ अट्रैक्ट हो और प्लस उस वर्क के पीछे विचार विमर्श करे। यही एपिग्राफ है। टू एपिग्राफ टू ए रेजिन इन द सन इज किंगस्टन ह्यूजेस पोएम मॉन्टेज ऑफ ए ड्रीम डिफर्ड। ठीक है, ये ही कोटेशन या एपिग्राफ जो है यहाँ से लिया गया था, और जिसका नाम था मॉन्टेज ऑफ ए ड्रीम डिफर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Adherents of the 14th century religious movement associated with vernacular preaching, translation of New Testament into English and challenges to the authority of priests and bishops were called। यहाँ पर पूछा जा रहा है 14th सेंचुरी में अगर हम धार्मिक आंदोलन की बात करें तो बताइए वर्नाकुलर
प्रीचिंग की बात हुई, ट्रांसलेशन ऑफ न्यू टेस्टामेंट की बात हुई है इनटू इंग्लिश में, एंड चैलेंजेस टू द अथॉरिटी ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप की बात हुई। तो बताइए उसे क्या कहा जाता था उस समय, जिस काम में या जिस उस टर्म को आपको बताना है कि उस टर्म में ये सारी बातें हुई थी 14th सेंचुरी में धार्मिक आंदोलन के समय पर। तो वो उस टर्म को बताइए जो इन सबको एसोसिएट करती है, वो है लोलार्ड्स। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, लोलार्ड्स। अब लोलार्ड्स के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। Lollard was the popular derogatory nickname given to those who were without an academic background, educated only in English, who were imitations of John Wycliffe's teaching and were certainly considerable energized by the translation of the Bible into the English language. Lollard had come to mean a heretic in general by the mid-15th century. It was mainly a pre-Protestant Christian religious movement that excited from the mid-19th century to the English Reformation. It was started by John Wycliffe, a Roman Catholic theologian. The Lollards' demands were primarily for reform of Western Christianity. ठीक है, तो लोलार्ड ही वो था जिसमें जॉन विक्लिफ ने, अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले जॉन विक्लिफ के द्वारा रोमन कैथोलिक थियोलॉजिशियन को इंट्रोड्यूस किया गया। एंड द लोलार्ड्स डिमांड्स वर प्राइमरीली फॉर रिफॉर्म ऑफ वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी। ठीक है, उसने क्या किया, वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी में सुधार की डिमांड की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ एन इम्प्लाइड रीडर। इम्प्लाइड रीडर क्या है, आपको ये बताना है। ए रीडर हु इम्बॉडीज ऑल दोज प्री डिस्पोजिशंस नेसेसरी फॉर ए लिटरेरी वर्क टू एक्सरसाइज इट्स इफेक्ट। तो इम्प्लाइड रीडर कौन है, अब जाहिर सी बात है इम्प्लाइड टर्म ही पकड़ लीजिए। इसका मीनिंग होता है कि रीडर के ऊपर प्रयोग करना। अब जिसके ऊपर जाहिर सी बात है इम्प्लाइड रीडर, ए रीडर हु इम्बॉडीज ऑल दोज प्री डिस्पोजिशन नेसेसरी फॉर ए लिटरेरी वर्क टू एक्सरसाइज इट्स इफेक्ट। जिसको रीडर को, जो रीडर एक ऐसा वर्क जिसे पढ़ना या जिसकी रचना रीडर को इतना ज़्यादा ज़रूरी और इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगे कि वो उसकी बार बार एक्सरसाइज करे लिटरेरी वर्क की, वही कहलाता है एम्प्लॉयड रीडर। रीडर हु इम्बॉडीज ऑल दोज प्रीडिस्पोजिशन नेसेसरी फॉर ए लिटरेरी वर्क टू एक्सरसाइज इट्स इफेक्ट। थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन देख लेंगे और क्लियर हो जाएगा। द टर्म इम्प्लाइड रीडर कॉइंड बाई बॉथ इन 1961। ये टर्म कहाँ से आई, बूथ ने दी, 1961 में दी। द टर्म इम्प्लाइड रीडर इज़ अ फंक्शन ऑफ द वर्क इवन थॉट इट इज़ नॉट प्रेजेंटेड इन द वर्क। ठीक है, क्या है ये टर्म इम्प्लाइड रीडर, एक फंक्शन है वर्क का, और जिसमें यद्यपि वर्क को प्रेजेंट नहीं करना होता। द इम्प्लाइड रीडर इज़ अल्टीमेटली वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ द कंक्रीट रीडर्स रिकंस्ट्रक्टेड इम्प्लाइड ऑथर। It follows that the implied reader is no less dependent on the reader's individual acts of reading, understanding, and reconstructing than the implied author whose attribute it is. Although an intended reader is not fixed in the text but exists merely in the imagination of the author, and the who can be reconstructed only with the latest statements or extra textual information, does not form a part of the work. देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन इम्प्लाइड रीडर। ए रीडर हु इम्बॉडीज ऑल दोज प्री डिस्पोजिशन नेसेसरी फॉर ए लिटरेरी वर्क टू एक्सरसाइज इट्स इफेक्ट। ए रीडर एक ऐसा रीडर जिसकी रचना की गई है, या हु इम्बॉडीज ऑल दोज प्री डिस्पोजिशन नेसेसरी फॉर ए लिटरेरी वर्क के लिए जो प्री डिस्पोजिशन नेसेसरी होता है और इसकी एक्सरसाइज का इफेक्ट पड़ता है। इम्प्लाइड रीडर का अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। द टर्म इम्प्लाइड रीडर कॉइन्ड बाय बूथ इन 1961। द टर्म इम्प्लाइड रीडर इज अ फंक्शन ऑफ द वर्क इवन though it is not presented in the work. The implied reader is ultimately one of the attributes of the concrete reader's reconstructed implied author. It follows that the implied reader is no less dependent on the reader's individual acts of reading, understanding, and reconstructing than the implied author whose attribute it is. Although an intended reader is not fixed in the text but exists merely in the imagination of the author, and who can be reconstructed only with the latest statements or extra textual information, does not form a part of the work. Is that clear?
बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ था, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पोस्ट वार ब्रिटिश पोइट एंड्स ए पोएम विद द लाइन गेट स्टुअर्ड बुक्स आर ए लॉर्ड ऑफ क्रेप। ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, फिलिप लर्किन। फिलिप लर्किन की बात अगर की जाए तो ये एक ब्रिटिश पोइट थे पोस्ट वॉर के, ये भी ध्यान दीजिएगा। वो कौन सी पोएम है जो पोस्ट वॉर पर एक ब्रिटिश पोइट थे जिन्होंने लिखी थी, और उनकी लाइन स्टार्ट होती है गेट स्टुअर्ड बुक्स आर ए लॉर्ड ऑफ क्रेप। फिलिप लर्किन की ये पोएम है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फिलिप लर्किन्स पोइट्री, स्टडी ऑफ रीडिंग हैबिट्स, कंटेंट द प्रिंटेड लाइन्स एंड लर्किन नॉन एज ए ब्रिटिश पोस्ट वार पोइट। फिलिप लर्किन ही हैं जिनको जाना जाता है पोस्ट वार ब्रिटिश पोइट के नाम से। सबसे पहले आप इस टर्म को याद करिए कि पोस्ट वार ब्रिटिश पोइट कौन है, तो इनको फिलिप लर्किन को इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इनकी जो पोइट्री है स्टडी ऑफ रीडिंग हैबिट्स, स्टडी ऑफ रीडिंग हैबिट्स इनकी जो है वो पोइट्री थी, जिसमें से इस पोएम को उठाया गया और यहीं से इन लाइन्स को लिया गया। As a British poet war poet, it was written in August 1960 and published in 1964, volume The Whitsun. Next देखते हैं, Whitsun wedding touches upon one of Philip Larkin's favorite themes in a more explicitly humorous way than many of his most famous poems. Okay, notes देखिए, Brunette Coleman was a pseudonym used by the poet and writer Philip Larkin. She is mainly a woman writer. The last stanza of poem, don't read much now, the dude who lets the girl down before the hero arrives, the chap who's yellow and keep the store seem for the familiar, get stupid books are a lord of crap। ये वो पोएम थी, ये स्टेंजा था पूरा जिसकी लास्ट की लाइन थी गेट स्टुअर्ड, ठीक है। और ये कौन थी? फिलिप लर्किन राइटर हैं, हमारे पोइट हैं। ब्रूनटे कॉलमैन वाज ए सूडोनिम यूज्ड बाय द पोइट एंड राइटर फिलिप लर्किन। देखिए यहाँ पर एक जो सबसे ख़ास बात है वो यहाँ पर देखने वाली इम्पोर्टेंट जो एक मतलब देखा जाए तो नोट करने वाली चीज़ है कि जो राइटर फिलिप लर्किन थे वो अपना सूडोनिम अगर देखा जाए तो उनका फिलिप लर्किन था, और वैसे ब्रूनेट कॉलमैन थे। और सूडोनिम यूज्ड, वो क्या सूडोनिम यूज़ करते थे? बाय द पोइट एंड राइटर फिलिप लर्किन। तो वो सूडोनिम यूज़ करते थे ब्रूनेट कॉलमैन के नाम से। शी इज़ मैनली ए वुमेन राइटर, मुख्य रूप से वो क्या थी? वो एक फेमिनिस्ट राइटर थी। द लास्ट स्टेंजा ऑफ ए पोएम, और इस तरह से करके उन्होंने इस पोएम की लास्ट स्टेंजा को लिखा था। ब्रूनेट कॉलमैन वॉज ए सूडोनिम यूज्ड बाय द पोइट एंड राइटर फिलिप लर्किन के नाम से इन्होंने सूडोनिम को यूज़ किया ब्रूनेट कॉलमैन के नाम से, जो कि मैनली वुमेन राइटर दिखाई गई हैं। द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम का इसके था गेट स्टुअर्ड बुक्स आर लॉर्ड ऑफ क्रेप, ठीक है। एक बार और अगर समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं। विच पोस्ट वार ब्रिटिश पोइट एंड्स ए पोएम विद द लाइन, कौन से पोस्ट वार ब्रिटिश पोइट थे जिन्होंने अपनी पोएम के अंत में ये लाइन लिखी थी गेट स्टुअर्ड बुक्स आर ए लॉर्ड ऑफ क्रेप। ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, फिलिप लर्किन। इस तरह भी आप इसको समझ सकते हैं। फिलिप लर्किन्स पोइट्री, स्टडी ऑफ रीडिंग हैबिट्स, कंटेंट द प्रिंटेड लाइन्स एंड लर्किन्स नॉन एज ए ब्रिटिश पोइट वार पोइट। इट वाज रिटन इन अगस्त 1960 एंड पब्लिश इन 1964, वॉल्यूम द विट्सन वेडिंग। विट्सन वेडिंग में इसको लिखा गया टचेज अपॉन ऑफ फिलिप लर्किन्स फेवरेट थीम इन ए मोर एक्सप्लिसिटली ह्यूमरस वे देन मैनी ऑफ हिज मोस्ट फेमस पोएम्स। ब्रूनेट कॉलमैन वाज ए सूडोनिम यूज्ड बाय द पोइट एंड राइटर फिलिप लर्किन, ठीक है। फिलिप लर्किन के द्वारा अपना सूडोनिम यूज़ किया गया ब्रूनेट कॉलमैन। शी इज़ मैनली ए वुमेन राइटर, द लास्ट स्टेंजा ऑफ पोएम। रिसर्च क्लियर। और ये वो स्टेंजा था जिसमें लास्ट की लाइन थी गेट स्टुअर्ड बुक्स आर ए लॉर्ड ऑफ क्रॉप। चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। इसी तरह का प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लगातार लेकर आती रहूँगी और आपकी प्रैक्टिस कराने की मैं पूरी कोशिश करूँगी ताकि टफ से टफ क्वेश्चन में भी आप कंफ्यूज होने से बचें। इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट को साथ साथ क्लियर करते हुए आपके चल रही हूँ। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर आए हैं अपनी प्रिपरेशन के पर्पज़ से तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखा करिए ताकि आप इससे अपना थोड़ा सा जो है देखा जाए। तो देखिए, अगर आप इस चैनल पर आए हैं अपनी प्रिपरेशन के पर्पज़ से तो आपको बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखनी चाहिए। और आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं जो कि मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में काफ़ी वीडियोस अपलोड की हुई। वो सभी वीडियोस इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड हैं और सभी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट है। अगर आप एक बार देखेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़रूर वो अच्छी लगेंगी और आपको समझ में भी आएंगी। इज़ दैट क्लियर?
चलिए नेक्स्ट वीडियो हम फिर लेकर के आएंगे इसी तरह से एक अच्छा प्रैक्टिस सेट आपके लिए, और इसी तरह आपकी प्रिपरेशन लगातार कराते रहेंगे। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और चैनल को जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के थ्रू फ़ायदा उठा सकें और अपनी प्रैक्टिस कर सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।